नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, या तो बरसात नहीं आती और आती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां करोड़ों रुपए प्रति वर्ष ड्रेनेज सिस्टम के नाम पे खर्च किए जाते हैं, नालों की सफाई के नाम पे खर्च किए जाते हैं। लेकिन हालात आज आपको वो दृश्य दिखाएंगे जिसके जरिए सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपए पानी में किस तरह से बहा दिए जाते हैं। जयपुर में बरसात आई, या तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि बारिश आती नहीं है, और जब नहीं आती है तो हमारा प्रशासन भी बेपरवाह और लापरवाह हो जाता है कि अब बरसात तो आएगी नहीं, इंद्रदेव की मेहरबानी नहीं होगी, ऐसे में मस्त रहिए। लेकिन जब आफत आती है तो बरसात नहीं आती है, वो आफत कहलाती है। और वही स्थिति जयपुर के जनता को भुगतना पड़ा। 2 दिन पहले सड़कों पे जाम, जिस पुलिया को कुछ दिन पहले रिपेयर किया जाता है वो टूट जाती है, जनता पूरी जाम में फंस जाती है। लेकिन फिर अगर बरसात आती है तो पानी निकलने को जगह नहीं मिलती है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे हालात को जरा जन टीवी के नजरिए से समझिए। गुलाबी नगर का नाम आते ही हर किसी के जेहन में ऐतिहासिक शहर की छवि सामने आ जाती है। रियासत काल में 289 साल पर जयपुर शहर की नींव एक सुनियोजित तरीके से रखी गई थी। आज यह शहर स्मार्ट सिटीज की दौड़ में शामिल हो चुका है, लेकिन बीते कई सालों में यह शहर प्रदेश की राजधानी होते हुए भी प्रशासनिक लापरवाही का शिकार बना हुआ है। इस लापरवाही का खुला उदाहरण शहर का ड्रेनेज सिस्टम है, जो कागजों में तैयार होकर सरकार तक तो पहुंचा, लेकिन कभी धरातल पर नहीं आ पाया। बारिश के पानी को रोकने के लिए तैयार इस प्लान को जेडीए और नगर निगम ने इंटीग्रेटेड मास्टर ड्रेनेज प्लान का नाम दिया, जो करीब 2184 करोड़ का था। इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम क्षेत्रों में ड्रेनेज के लिए 1086 करोड़ और जेडीए द्वारा विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, झोटवाड़ा, खातीपुरा, हनुमान नगर, वैशाली नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर, टोंक रोड, मालवीय नगर, जगतपुरा और झालाना क्षेत्रों को शामिल करते हुए 1098 डीपीआर तैयार की गई। इस डीपीआर को एनसीआरबीबी से ऋण लेने के उद्देश्य से सरकार को भेजा गया, लेकिन सरकार ने गारंटी देने से साफ मना कर दिया। आज शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती है और हल्की सी बारिश में ही शहर की मुख्य सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती हैं। ये खड्डे नहीं मालूम पड़ते, बड़ा परेशानी है। बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं। काहे की सड़क बनाई है जी, मेरे खड्डे हैं दुनिया भर के, पता ही नहीं चलता। मैं जमाराम रोड चैनपुरा से यहाँ आता हूँ। हल्की सी बरसात होती है, सबसे पहले तो रामगढ़ मोड़ पे परेशानी हो जाती है, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। उससे थोड़ा आगे बढ़ के आते हैं तो चांदनी टकसाल पे हर ट्रैफिक वाले को मुश्किल होती है। एक तो जो शहर में जो नालियां है ना, जो बिल्कुल पहले सफाई नहीं हो रही है, नालियों में तो पानी जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल पैक पड़ी है। तो नालियां साफ हो तो रोड में पानी नहीं आएगा, बिल्कुल नालियों को क्लियर कराओ। सड़कें लबालब भर गई पानी से, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। साइडों में पानी भरा है, इधर डीपीयां लगी हुई है, करंट का पूरा खतरा है। इधर ये पेड़ है, ये काटते नहीं है, 2 बार ये जाके आ गए। बहरहाल जयपुर शहर की बसावट के साथ ही 4 दीवारी क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण जैसे जैसे शहर का बेतरतीब विस्तार हुआ, शहर में बारिश के पानी का निकासी तंत्र बिगड़ गया। नतीजन बारिश के समय सड़कें दरिया बन जाती हैं और करोड़ों लीटर अमूल्य पानी व्यर्थ बह जाता है। कैमरा पर्सन महेश सिसोदिया के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, आपने देखा कि सड़कें किस तरह से दरिया बनी हुई हैं। जनता पानी की वजह से काफी परेशान रही। जरूरत है, लेकिन जरूरत के मायने ये नहीं है कि सड़कों पे पानी भरे और उसके लिए कुछ हम हल नहीं निकाल सकें। हमारे साथ विष्णु कुलवाल जी बीएसपी नेता इस वक्त हैं, दीपक भाकर जी भाजपा नेता और अमित पूनिया जी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप लंबे समय से देख रहे हैं जयपुर शहर को, ड्रेनेज सिस्टम अभी कुछ इस तरह का है कि हमेशा से जयपुर की स्थिति यही रही है कि जब बरसात आती है तो पानी निकासी के पर्याप्त जो रास्ते हैं वो नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, सन 81 में जयपुर में बाढ़ आई थी, और जब बाढ़ आई थी तो शास्त्री नगर का पूरा पानी चांदपुर बाजार में आ गया था, और चांदपुर बाजार में करीबन 1.25 फीट मिट्टी और उसके साथ कितना पानी खजाने वाला। और रास्ते की तो स्थिति ये थी कि वहां तो कोई
नाला बड़ा नाला बहराव जैसी स्थिति थी उन लोग इस शहर के चार दीवारी के अंदर। सवाल है कि करोड़ों रुपए हर साल इस बजट में आते हैं और मुझको समझ में आता है पैसा जाता कहां है। नालों की सफाई जब होती है जब बाढ़ की मतलब बरसात आने का समय होता है जब तो नालों की सफाई होती है और सफाई का कचरा बाहर आता नहीं, उससे पहले वापस उस नालों में कचरा चले जाता है। इसका जो सिस्टम है भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि इसका किसी अधिकारी से पूछो भाई तुमने इतना पैसा खर्च किया, ये पैसा गया कहां। आज करीबन 65-70 साल में कितना पैसा इस जयपुर की नालियों पे खर्च किया गया। और हर साल आप देखिए योगेंद्र जी, जयपुर में पिंक कलर पोता जाता है और जब पोता कब जाता है, जब बरसात चालू होने वाली होती है और उसके बाद जैसे बरसात बंद तो रंग पोतना भी बंद। तो ये पैसा जाता कहां है, आने का सिस्टम के बाद जाने का सिस्टम क्या है इसका हिसाब न सरकार के पास है। और जो अधिकारी इसका बिल का पेमेंट करवा रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, जो ले रहा है, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जी, ये पूछे मत आप ये देखिए कि आज कुल मिला के 2.5 से 3 घंटे बरसात आई है जिसमें जयपुर में 2 लोग मर गए। अभी इससे पहले जो 2 दिन पहले बरसात आई थी उसमें एक युवती हवा सड़क के ऊपर भी वो पानी में डूबती बच गई, लोगों ने उसको बचाया। आप इसके 10 दिन पहले देख लीजिए सांगानेर जो पुलिया है, सांगानेर सेतु जिसे पुलिया को बोलते हैं, जब इनको पता है कि यहां सीवरेज की प्रॉब्लम है और इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मगर वहां जाके कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। जिस दिन बरसात हुई 3 घंटे रोड बंद किया, ठोका पिंदी की, चल दिए और अब स्थिति हो गई कि अब 4 दिन के लिए बंद है। तो ये सवाल है कि जो ये अधिकारी जो इतना पैसा ले जाके कहां खर्च कर रहे हैं, इसकी जब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक ये राम तेरी गंगा मैली जैसी स्थिति बनी रहेगी यहां पर। चलिए, राम की गंगा मैली नहीं होने दें, जयपुर के लोग सजग रहेंगे। लेकिन वास्तव में एक सवाल खड़ा होता है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधर क्यों नहीं पा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी वही ढाक के 3 पात साबित होते हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप देखते हैं कि किस तरह की स्थितियां रहती हैं और ये बात सही है कि जयपुर में 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी। लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन लापरवाही है, उन लोगों के जीवन पर भारी पड़ी। बरसात भी और लापरवाही भी। बारिश से प्रकृति की देन है, लेकिन मानवीय भूल जो है, मानवीय गलती है, भूल नहीं कहूंगा, मानवीय जो गलती हैं उनकी वजह से अगर जान किसी की चली जाती है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध और पाप कहा जा सकता है इसे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 2 व्यक्तियों की जान जाना, एक जान की कीमत अनमोल होती है। हम समझ सकते हैं कितना बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी समय से पहले तैयारी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाती है, करते भी हैं। और जिस तरीके से हमने आंकड़े भी देखे हैं, अभी 1098 करोड़ रुपए की भी बात हो रही है। आप ये देखें 1098 करोड़ रुपए लगा करके भी 2 व्यक्तियों की जान नहीं बचाई गई। तो इसका ये मतलब है कि ये किस तरीके का आपदा प्रबंधन है, किस तरीके की सरकार की इसके अंदर समय रहते किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हम 2 व्यक्तियों की जान की बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात भी है, ये संवेदनशील बात भी है। इसके अलावा छोटी मोटी घटनाओं को हम ये देख सकते हैं कि पूरा जयपुर इतने बड़े क्षेत्र के अंदर बसा हुआ है, उसके अंदर इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, दिन प्रतिदिन के उनके सारे काम इफेक्ट होते हैं। मेरे सामने एक प्रैक्टिकल वाकया आया, मेरी जिस कॉलोनी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो तो सबसे यूँ कह सकते हैं कि आप अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाली कॉलोनी सरकार की तरफ से है, सिविल लाइन सूरजनगर के अंदर। उसके अंदर में भी सड़कों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति सुबह जब वापस अपने घर लौट रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए गए, अचानक बारिश आई, जब वापस आए तो वो एक खड्डे के अंदर गिरे और उनका पैर उसी वक्त फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हम देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में हुई हैं, जिनसे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिनसे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और जिससे लोगों का जीवन गया है। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2184 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्लान बना करके सरकार के पास में भेजा गया है, लेकिन वो मंजूरी नहीं मिल पाई है। 350 साल पुरानी जयपुर के अंदर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और अभी तक कभी बना भी नहीं है। हमेशा हर सरकार जयपुर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का दावा करती है, कहा भी जाता है, अधिकारी उस पर एक्सरसाइज भी करते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि वो लाखों रुपए सिर्फ एक्सरसाइज के नाम पे खर्च होते हैं। उसकी एक पूरा एक प्लान तैयार किया जाता है
लेकिन उसके बाद में उस पर कोई गौर नहीं फरमाता। गवर्नमेंट के जब लोन लेने की बात आती है और जब गारंटी की बात आती है तो सरकार हाथ खींच लेती है। ऐसे बहुत मुश्किल है कि ड्रेनेज सिस्टम बन पाएगा। दीपक भाकर जी हमारे साथ में है। दीपक जी, डीपीआर बनवाई जाती है, यानी कि प्लान बनवाया जाता है कि जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरना चाहिए, हमेशा कहा भी जाता है, बजट में भी कहीं छोटा मोटा इसका जिक्र हो जाता है, लेकिन अभी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों ने बात कही है कि निगम और जेडीए दोनों से मिलकर के 2184 करोड़ का प्लान बनवाया गया, लेकिन सरकार ने गारंटी नहीं दी, इस वजह से वो लोन नहीं मिल पाया, इस वजह से जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया। देखिए, हमें इसके मूल में जानना पड़ेगा। पहले तो मैं मिर्च की बात का जवाब दे दूं, गुलाबी नगर को गुलाबी ही रंगा जाएगा, कोई उसके ऊपर हाथी का नीला रंग तो होगा नहीं। जहां तक कांग्रेसी मिर्च का सवाल है, जिस गड्ढों की बातें कर रहे हैं, हमारे तो फिर भी सड़कों में थोड़े गड्ढे हैं, वो स्वाभाविक है, मौसम के कारण, कम से कम गड्ढों में सड़कें तो नहीं है। आपकी बात का अगर मैं आता हूं तो मूल की बात का, आपने कहा 300 साल से भी ज्यादा पुराना शहर बसावट। शहर की बसावट उस समय एक घोड़े की नाल की जैसे थी, तो नाहरगढ़ पहाड़ी को महाराज ने उस समय बना करके इससे से कहता है कि पानी जब आ रहा है तो ढूंढ उस नदी में चला जाए। तो उस समय का ड्रेनेज सिस्टम उस हिसाब से ठीक था और उस समय कोई शिकायत नहीं आती थी। राजधानी उस समय जैसे आमेर की तरफ थी और बाद में इसको जयपुर में बसाया गया कि साहब की तलहटी में जाएगा और नहीं होगा। आजीविका कृषि से ट्रेडिंग के ऊपर आके सिमट गई, तो स्वाभाविक है जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या का लोड बढ़ा तो उतना उस शहर की इस समय जो बढ़ना था साउथ की तरफ बढ़ा। ड्रेनेज सिस्टम उस समय के लिए एकदम पर्याप्त था और जिस सोच के हिसाब से शहर की बसावट हुई थी बिल्कुल उपयुक्त था। जनसंख्या बढ़ती गई, आज अपन 30 लाख के आसपास के हैं और 91 वार्ड हैं अपने और 4.5 लाख के आसपास घर हैं। आप इस सोचो इनका लोड कितना पड़ता होगा। कुल 476 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। तो इसके अंदर जिस उपयुक्त ड्रेनेज की जो उस समय की तत्कालीन सरकारों को सोच के साथ, देखिए ये काम बाद में नहीं हो सकता। उस समय अगर एक एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम बना गया होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। कब बनाया जाना चाहिए? जब शहर बढ़ने लगा, कब बनाया जाना चाहिए? आजादी के बाद की जब जिनकी सरकारें थी उस समय उनका फर्ज बनता था कि हम उसी समय ऐसी व्यवस्था करें कि जब शहर की संरचना की बात होती थी, अधोसंरचना की, तो उस समय इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। गलती वहां से होगा। और देखिए, जब नींव में गलत आ गई तो आप उसके ऊपर कितनी मंजिल खड़ी कर पाएंगे? नींव अगर नींव ही कमजोर होगी तो मंजिल हमने क्या किया, मैं उसके बाद हूँ। ये अभी तक एक बात कही, जब नींव कमजोर हो गई तो उसके बाद में मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हमने जब हमारी सरकार थी, हमने एक डीपीआर बना के दी करीबन 1200-1300 करोड़ की सरकार की। तत्कालीन यूपी सरकार को लगा, चूंकि उस समय सहयोग नहीं करना चाहती थी तत्कालीन हमारी राज्य सरकार को, तो उन्होंने नहीं दिया तो कैंसिल हो गया। उसके बाद और करीबन 10 वर्ष का समय आ गया, हमारा लॉस हो गया। अब जब हमारे पास पैसा आया, हमने आगे स्कीम लेके बढ़ाए। पर आप देखिए, इस समय एजेंसीज को अगर टेंडर दिया जाता है, कोई काम लेने को तैयार नहीं। उसका एक कारण है, उस समय की जो इन लोगों ने जो सड़क की चौड़ी कर दी, बिना सोचे समझे, विदाउट प्लानिंग से तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने सड़कें चौड़ी कर दी, आरसीसी की कर दी। उसके अंदर उन्होंने ध्यान नहीं रखा कि किस हिसाब से स्लोप होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो एक वेस्ट डिस्पोजल है, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, उसकी एक कोई अच्छी प्लानिंग नहीं थी, उस कारण वो भी उसमें जमा होता चला गया। और जब ड्रेनेज की बात आई, एक बहुत अच्छी चीज है जो हर जगह की पुरानी, आप कहीं भी जाएं इस दुनिया के अंदर आपको पता चलेगा, एक सिस्टम होता है जिसके अंदर की वो एक पहले से कैनाल टाइप बनी होती है जिसमें से यूटिलिटी लाइंस आती है। अब जब भी कोई बात आती है, एजेंसी कोई भी टेंडर जिस कंपनी को दिया जाता है वो कह देता है भैया सीवर एंड इलेक्ट्रिक लाइंस, ये जो यूटिलिटी सर्विसेज के कैटेगरी में आती है, बोले वो हमें तकलीफ देती है, वो मना कर देते हैं। अब एक नई मशीन लेकर के आए हैं जिसका नाम होता है आप तो बहुत आगे जा रहे हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी की बात है। आप गलत बता रहे हैं। मैं दीपक भाकर साहब बिल्कुल नहीं, आपको जानकारी नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। 2189 करोड़ की डीपीआर जो तैयार करवाई गई, प्लान जो बनवाया गया, आप तो कह रहे हैं कि उसके लिए ठेकेदार तैयार नहीं होते। मैं तो कह रहा हूँ टेंडर ही कॉल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वहां से आगे तक की बात आ रहा हूँ। मैं पैसा ही नहीं है, वहां तक आने दीजिए। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। आपने सर आपने क्या कहा कि ठेकेदार तैयार नहीं होते? मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सर आप आगे मैं इसी बात पे मैं आपसे सहमत हूँ। मैं इसी बात गारंटी नहीं दे रही है, इस वजह से वो पैसा मंजूर नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी बात मैं आ रहा हूँ ना इसी बात पे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आपने, बिल्कुल सही फरमाया। जब इस बात के आया तो उस समय ये बात है कि सरकार के पास समय फंड की कमी थी, तो जीएनयू आरएम से केंद्र से इसकी मदद मांगी गई। केंद्र ने कहा हम इसकी फाइल करते हैं और आगे देते हैं। तो उस समय से एक मशीन की जरूरत होती है जिसको होता है जियो रेडार, एक मशीन होती है जिससे पता चल जाएगा कि यूटिलिटी लाइंस तो सब। मैं बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, बड़ी आपको यथा मैं तो आपकी बात से सही सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक फरमा रहे। तो अब जाके अब हमारे पैसा आएगा तो आगे की बात देखिए, ये छोटा काम नहीं है कि लीपा पोती करके समझ रहे, बिल्कुल। अब तो कम से कम हमें वेल प्लान तरीके से चलना चाहिए कि आगे के 100 साल की प्लानिंग के हिसाब से चले। ये जल्दबाजी में लिए गए निर्णय फिर वापस समस्या आ जाएगी, फिर वही ड्रेनेज की प्रॉब्लम आएगी, फिर समस्या आएगी। तो
हम चाहते हैं इसको दीपक जी, जड़ में आपकी जाएं। बात बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपकी सोच ये है, मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। लेकिन आपने एक बात कही कि एक्सटेंशन जो जयपुर का हुआ है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अगर चारदीवारी के बाहर की जो बसावट की बात करें वहां पे भी इस तरह का नहीं था। उसमें अगर आप देखें 70 के दशक के आसपास गए होंगे, 80 के आसपास तो जब बीजेपी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार भी आ गई थी, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री भी उसके बाद में बन गए थे। और आप लोगों का भी यहाँ पे 70 के दशक के बाद में तो मैं कहूंगा कि 50-50 रहा है। आपकी भी सरकार उतने टाइम रही जितने टाइम कांग्रेस की सरकार रही है। और बाहर की जो चारदीवारी के एरिया में है तो वहां भी सिस्टम ऐसा कुछ दिख नहीं। चलिए नालों की सफाई का क्या है? नालों की सफाई में तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई नहीं होना चाहिए। निगम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, निगम में ज्यादातर वक्त आपका बोल रहा है यहाँ पे, तो ये कोई कभी पूछा नहीं जाता है कि ये नालों की सफाई का। जी मैं उसे बिल्कुल, हाँ। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा। उसकी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। देखिए सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म जब तक ये नहीं होगा, कचरा नालियों में जाएगा, नालियां जाम होगी, कुछ आप नाली साफ करेंगे वापस चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है नगर निगम के अंदर, जब से हमारी नगर निगम आए तो उसके अंदर इस बात को देखा गया कि हम वेस्ट डिस्पोजल ही बढ़ा दें ताकि सीवेज के अंदर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये माना जा नहीं होगा, उसमें काम हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप तक जयपुर की जनता को अपने हाल पे जीने के लिए छोड़ नहीं, देना बिल्कुल चाहिए। नहीं, काम चालू है उसके अंदर। आप देखिए बहुत सुधार हुआ है। आप कंपेयर करिए से पिछले जो सालों के अंदर जो तकलीफें हुई, परेशानी। सर इस काम से 2 लोगों को जान गंवानी पड़े। देखिए मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है, उन लोगों के साथ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अब जो भी हुआ है हमें यह सोचना चाहिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए हिसाब से काम किया जाता। आप आने वाले समय में देखेंगे इसमें बहुत सुधार होगा। कुलवार साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए सबसे बड़ा तो जो कारण है, केवल सरकारों को दोषी हम दें या उन पे आरोप लगाएं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। और कह दिया जाता है अगर करतारपुरा की जो पानी की बात की जा रही है, नाला अगर खुला होगा, आगे पानी को बहने की जगह होगी, तो क्या इतना फ्लो बैठ सकता था उसका? ये हम क्यों नहीं मान के चलते हैं कि हम जान जोखिम में खुद भी डाल रहे हैं कि वहां पे इतना अतिक्रमण किसकी जान पे भारी पड़ेगा? किसी न किसी की जान पे तो भारी पड़ सकता है। उनको क्यों नहीं हटाया जाता? जिस दिन हटाने की बात की जाती है कोई न कोई राजनीतिक आका वहां खड़ा हो जाता है। योगेंद्र जी, अभी भाकर साहब ने बोला मैंने राजनीतिक बात नहीं की, इन्होंने राजनीतिक काम शुरू कर दिया। क्यों? इनको बोलना ही राजनीति के लिए बोलना है। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको तो कांग्रेस और नीले पीले दिखते हैं इनको। मैं ये बोल रहा हूं योगेंद्र जी, कितना बड़ा पैसा जयपुर के पिंक सिटी कलर को करने के लिए लगाया जाता है, तो वो बरसात के टाइम पे क्यों लगाया जाता है? सवाल इस बात का है कि इस बात को गुमराह करना चाहते हैं और उस बात को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इनकी सरकार से लेके इनके मंत्री तक सब उसमें इन्वॉल्व है। सवाल अब आप मैं बताऊं, ये बोल हाँ मैं कलर से मैं आगे जा रहा हूं योगेंद्र जी। अभी इस समय गोपालपुरा बाईपास का मैटर लगातार चल रहा है और आप लोग भी देख रहे हैं कितने मंत्री उस दुकानों को इंक्रोचमेंट को रोकना चाहते हैं। उनके नाम तक भी आए और वो लोग भी वहां आए। वो किस पार्टी के लोग हैं? सरकार किस पार्टी की है? और सवाल है कि आज गोपालपुरा बाईपास 160 फीट चौड़ा रोड है, आज वहां की स्थिति क्या है? वहां पे पानी नहीं भरता क्या? आप पुरानी बातों करो, सीटी वाल की बात करो ना। सीटी वाल को रोड टू वहां की जो नालियां थी वो नालियां किसने बंद कराई? जब यहाँ पे यूडीएच मंत्री थे पंडित भवरलाल शर्मा, उन्होंने पूरी पुरानी बस्ती की नालियां बंद कराई। पर उनको जब ये कहा गया कि पानी कहां निकलेगा तो उसका जवाब उनके पास भी नहीं था। वाल टू वाल रोड बना दी। सवाल है कि उसको हर चीज को राजनीतिक में ले जाके दीपक जी सच्चाई बोत रही है आप कि जो सच्चाई क्या है? सवाल है गोपालपुरा बाईपास तो भी बन रहा है ना। आज न्यू आतिश मार्केट का पानी कहां जाएगा वो मुझे जगह बता दो आप, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। उस आज सत्ता में आती है, आपको सत्ता की बात कैसे नजर आने लग गई? और आप तक जब विरोध में थे तो हमेशा विरोध की बात करते थे। तो सच्चाई से ये कहो कि इसमें सरकार की गलती है, ये तो नगर निगम की गलती है। बीजेपी इसमें क्या गलत कर रही है? सर कांग्रेस सत्ता में योगेंद्र जी हमने राजनीतिक बात नहीं की, हमने पैसा हमारा है, वो हम लोगों का पैसा है, वो हम लोग टैक्स जमा कराते हैं। हमने बोला भाई बरसात के टाइम रंग क्यों कर रहे हो आप, और बाकी आगे बाद 9-10 महीने जब करो रंग। बरसात के टाइम पे नाली को साफ क्यों किया जाता है कि वो पानी वापस नाली में चल जाए? तो मेरा मतलब है हम राजनीतिक नहीं करना चाहते इन बातों में। इन बातों में आई है हकीकत में कि जयपुर की स्थिति अपन लोग सब मिलकर कैसे सुधारेंगे, इस पे होना। आप आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए, हम सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करें, मगर आप हर बात को लेकर राजनीति करना चाहते हो, बहुत गलत बात है। और आज स्थिति योगेंद्र जी जयपुर शहर में, ये तो जयपुर का मैं तो कहूं किस्मत बहुत कमजोर मानता है। कुछ मानता हूं कि यहाँ 2-2, 3-3 घंटे की बरसात पड़ी है। अगर ये 10-12 घंटे की बरसात पड़ जाए ना तो इनको पता पड़ेगा कि जयपुर 5 दिन तक जयपुर नहीं खुलेगा। ये स्थिति जयपुर की कर दी इन्होंने। चलिए
इसमें मुझे लगता है कि किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर जो सच है उसके सच को सच और झूठ को झूठ कहना चाहिए। वजह साफ है कि अतिक्रमण एक बड़ा कारण बन रहा है। हमारे सिटी के ड्रेनेज सिस्टम को सरकारों की अनदेखी तो साफ ही दिखाई देती है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के लिए अतिक्रमणकारी भी जो लोग हैं वो भी काफी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अमित, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और बिल्कुल साफ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन एक दिन की ये आफत नहीं है, कई दिनों की है। मैं तो कहूंगा कि बरसात इंद्रदेव 3 घंटे नहीं 10 घंटे बरसानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या है कि हम आज भी उस पानी को ना संरक्षित कर पा रहे हैं और पानी बह करके जा रहा है और बहने के साथ साथ अपने लोगों को भी लेकर के जा रहा है। तो ये क्या, या तो ये समझना होगा कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करे, यानी कि अपने जीवन की परवाह अगर आपको है तो खुद ध्यान रखें, सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट आपकी भी रही है, हालात आप लोगों के टाइम पे भी हुए हैं ऐसे। बहुत सही बात कह रहे हैं आप। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो अगर जयपुर की सभ्यता या जयपुर शहर की अगर आप बात करोगे तो विश्व के उन शहरों में ये शहर आता था जिसकी बसावट के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ऐसा रखा गया था कि पानी कहीं पे भी नहीं इकट्ठा होता था। उसके बाद में भी निरंतर काम हुआ है। आप वहां से जैसे तुरंत संवेदनशील बातों के अंदर राजनीति की बात लेके आते हैं। देखो, एक तो हमें समझना पड़ेगा कि संवेदनशील बातों को हमें संवेदनशीलता के साथ रखना होगा। हर चीज में हम राजनीति घुसाएं, हर चीज में हम आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, उनसे इन चीजों का समाधान निकल नहीं सकता है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसको मैं दोबारा से कोट करना चाहूंगा कि हमने उस वक्त पैसा मांगा, तत्कालीन केंद्र की सरकार ने पैसा नहीं दिया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी भी नगर निगम भाजपा का बोर्ड है, सरकार भी भाजपा की है। वहां से कहा गया है कि हमें इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, इस प्राकृतिक आपदा के लिए पैसा चाहिए। 1098 करोड़ के लगभग की बात हो रही है और मंजूरी नहीं दी जा रही है। तो कितनी बड़ी असंवेदनशील बात है, आप ये बताएं। जब आपका आपस के अंदर सामंजस्य है, जब आपकी सरकार है, तो आप कम से कम उस चीज के लिए पैसा तो मंजूर करो, ताकि उस स्थिति के अंदर आप कह रहे हो शहर की बसावट बढ़ी है, शहर बड़ा है, घरों की संख्या बढ़ी है, तो उसके हिसाब से आप उस चीज को पहले से देख के रखो। और जब भी मानसून का सीजन आता है, आप ये देखें कितना ही पैसा, जैसे भ्रष्टाचार की भी इसमें बात हो रही होगी, मानसून का सीजन आता है, प्राकृतिक आपदा के लिए कट्टों के अंदर मिट्टी भर करके अलग अलग जगह रखवाई जाती है ताकि कहीं छोटी मोटी बाढ़ की स्थिति आए तो उस चीज के लिए आप प्रोटेक्शन करें। उसका सरकार के अंदर कहीं कोई हिसाब नहीं है, कहाँ व्यवस्था है, कहाँ उसका स्टोरेज है, कितनी संख्या के अंदर उनको भरा गया है, उसके अंदर इन्होंने कागजों के अंदर सारा रिकॉर्ड तैयार कर रखा है। अभी भी आपकी आज की बारिश की भी आप स्थिति देखो, मैं पुनः उस चीज को दोहराना चाहूंगा, जान गई है, बहुत बड़ी संवेदनशील बात है। उसके अलावा हजारों की संख्या के अंदर लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है और लोग छोटी मोटी दुर्घटना के शिकार हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। अमित जी, देखिए, जान जाना बड़ी बात है और इसकी तह में जाना भी बहुत जरूरत है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वजह क्या रही, कहीं अतिक्रमण तो नहीं है इसकी वजह, नाले चौक हैं उन्हें क्यों नहीं खुलवाया जाता है समय रहते, अभी भी क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार है, सरकारों के कान क्यों नहीं खुलते हैं इस सब चीजों को देख करके। दीपक जी, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा कि देखिए, ये प्रकृति है और बारिश आनी भी चाहिए। जेडीए के अंदर कई बार ये बात कही जाती है, जिनका 300 वर्ग गज से बड़ा प्लॉट है उन्हें बाकायदा पाबंद किया गया है कि आप अपने घर का जो बरसात का जो पानी उसको संरक्षित करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, आपको ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी इमारतों को किसी ने जाकर के चेक किया है? अगर आज किसी जेडीए के अधिकारी की इच्छा हो, 400 वर्ग गज से बड़ा अगर किसी का मकान है, 500 वर्ग गज से बड़ा मकान है, जाके वो चेक करेगा? किसी के भी नहीं है सिस्टम। या तो उस पर जुर्माना होगा या अपने एक दो ही चीजें हैं, तो सील की डील जैसे होती हैं उस तरह से कुछ होगा, या फिर नजीर पेश करने के लिए कि उसका मकान सीज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। इस सिस्टम को तो सुधारा जाना चाहिए कि पानी जो बरसात का आ रहा है, इतना वेस्ट जा रहा है, इसका तो कोई सोल्यूशन हो। जी बिल्कुल, आप प्राकृतिक आपदाएं तो बड़ी दुखदायी होती हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। पर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हमारी मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, MJS, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। उसी का एक हिस्सा ये भी था जिसमें द्रव्यवती नदी, और क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत नीचे हो गया था तो काश्तकारों को तकलीफ आ रही थी। एक जमाने में जयपुर के जो पानी के स्रोत था वो वही होता था, स्ट्रीम से आसपास की और ग्राउंड वाटर था। उसका ताजा डिप्लीशन और जो मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी की जो सोच थी
जो एमजे अभियान लेके आया, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो आप बता रहे हैं उसी चीज को लागू किया गया नियम को कि हर घरों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए और उसी को एक हिस्सा बना जाए कि भाई जब भी प्लान की हो, जब मास्टर प्लान का हिस्सा हो या जब भी हो कि किसी का नक्शा पास करने की आए, बात उसमें ये किया जाए कि इतने बड़े घरों के अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए माकूल प्रबंध किए जाने चाहिए। तो इस बात को इनकॉर्पोरेट किया गया है और आने वाले मकान, जब भी मकान बनेंगे, देखिए पुराने के अंदर कुछ करना तो बड़ा मुश्किल, असंभव तो नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। पाने वाली जहां भी नई बसावट होगी, जो भी नए नक्शे पास होंगे, चलिए मैं माफी वाटर चाहूंगा दीपक जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो खास खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है गुरमीत राम रहीम, उन्हें दोषी करार दे दिया गया है और उसके बाद किस तरह का बवाल मचा है, कुछ राजनीतिक कारण भी इसके पीछे, जो भीड़ और उपद्रव और हिंसक घटनाएं हुई हैं उसके पीछे बताए जा रहे हैं। वजह क्या है, क्यों सरकारें इतनी सहमी हुई हैं कि जब मालूम चलता है कि धारा 144 है लेकिन लाखों की संख्या में अगर समर्थक जुट जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी कमी है और अगर कोर्ट का दखल नहीं होता तो मुझे लगता है कि हालात और भी भयावह हो सकते थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद